दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस कब शुरू करें, कैसे शुरू करें और किस तरीके से उसकी प्लानिंग करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बिकॉज हर बिगनर, हर स्टार्टअप या जो कोई भी अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन जाके सेल करना चाहता है, तो वो कैसे एक ई कॉमर्स बिजनेस की प्लानिंग कर सकता है, कैसे ई कॉमर्स बिजनेस प्लान क्रिएट कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बारीक से बारीक जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैक्सिमम बिजनेस इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सही प्लानिंग की ही नहीं होती। उनको पता ही नहीं कि उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, किन बातों का ध्यान रखना है, और कोई भी छोटी सी गलती आपको एक बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। तो क्योंकि ये जो ई कॉमर्स का कोर्स और सीरीज में लेकर आया हूं, तो इसमें बेसिक्स, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल सब कुछ है। तो सबसे पहले प्लानिंग, अगर प्लानिंग है सही और आपने सारे रिसोर्सेज और हर चीज की तैयारी कर रखी है, तो फेल होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये वीडियो मैं हितेश गुप्ता मार्केटिंग फंडास से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इन डेप्थ वीडियो बना है। और ई कॉमर्स के साथ साथ और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की जरूरत होती है ताकि आप उस ई कॉमर्स बिजनेस को प्रमोट करो, सेल्स लाओ, ग्रो करो। तो वो भी आप हमारे चैनल से सीख सकते हो, बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी लगभग 1000 के आसपास वीडियोस है विद लेटेस्ट कंटेंट। और आने वाले एक साल में आपको लगभग 1000 वीडियोस, 30-35 नई सीरीज मिलने वाली हैं ताकि आप लोगों को डिजिटली एम्पावर कर सकें और हमारा इंडिया एम्पावर हो। तो दोस्तों, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो तुरंत कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में लर्न करना है, ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग फंडास ग्लोबल पे जाके सीख सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हम ई कॉमर्स बिजनेस प्लान क्रिएट करना सीखेंगे। तो कौन कौन से फेजेस, प्रोसेस उसके अंदर आपको फॉलो करने हैं, कैसे कैसे किन बातों का ध्यान रखना है, देखते हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी बिजनेस शुरू होता है, स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस शुरू होता है, तो एक आइडिया होता है जिसके बेस पे आप अपने बिजनेस मॉडल की आधार रखते हो। क्योंकि हर किसी के मन में कोई आइडिया होता है, कोई पर्पस होता है जिसकी वजह से वो उस बिजनेस को शुरू करने की सोचता है। उसके बाद दोस्तों, कि एक बिजनेस प्लान है क्या। एक बिजनेस प्लान जो आप बनाना सीख रहे हो वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हो। उनके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटजीज बनाते हो कि आप उन गोल्स को अचीव कर पाओ। और इस कोर्स में आप सीखोगे कैसे आप ये प्लान करोगे और कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे। तो ये जो ई कॉमर्स कोर्स सीरीज है आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव, थ्योरेटिकल, फंडामेंटली और प्रैक्टिकल रहने वाली है। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कुछ एसेंशियल चीजें। तो इस बिजनेस प्लान में कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत एसेंशियल होती है आपके बिजनेस के लिए, जैसे कि पहला है वो नाम डिसाइड करना, अपने बिजनेस के लिए कोई नाम डिसाइड करना। जैसे फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट नाम सोचा होगा जब शुरू हुआ होगा, अमेजोन ने अमेजोन का नाम सोचा होगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, कि जब कभी भी आप कोई नाम चूज करते हो अपने बिजनेस के लिए, उसको बिजनेस नेम बोला जाता है। और वो नाम रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब जिस तरीके के आपके प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप वो बिजनेस कर रहे हो उससे रेलिवेंट होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं वो रिजेंबल करना चाहिए। दूसरा, रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए कि लोगों को याद आए, इजीली लोग उसको याद कर पाए। और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा हटके होना चाहिए, बहुत कॉमन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, अब क्योंकि एक बिजनेस नेम है और आपके बिजनेस का ये पार्ट है, आपके ब्रांड का ये पार्ट है, तो इसलिए इसको इतना लाइटली मत लेना। बिकॉज ये एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें बहुत सारी थिंकिंग इन्वॉल्व है, बहुत सारा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, बहुत सारे आइडियाज को, बहुत सारी चीजों को चूज करने, सेलेक्ट करने में फिर फाइनली आप एक नाम चूज कीजिए। अब दोस्तों, क्या से पता लगेगा वो कौन से तरीके हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई भी बिजनेस नेम चूज करो या अपने लिए फाइनल करो। तो दोस्तों, सबसे पहला
कि वो इजीली जुबान पे आए, कोई भी उसको इजीली बोल पाए, ठीक है, उसको बोलना मुश्किल ना हो। दूसरा, वो दोस्तों रेलिवेंट होना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपके प्रोडक्ट सर्विसेज, आपकी जो इंडस्ट्री है उससे रेलिवेंट रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा, उसमें कुछ इमोशंस ट्रिगर होने चाहिए कि लोग उससे कनेक्शन फील करें। चौथा, कि कुछ अगर वो कीवर्ड्स कंटेन करता हो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड तो बहुत अच्छा है। और जो आपका नाम है, पांचवा पॉइंट है, वो है कि उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल उसके अंदर फील आना चाहिए अगर वो आप बिजनेस के लिए रख रहे हो। और छठा जो है दोस्तों वो है कि नाम पावरफुल और यूनिक होना चाहिए, बोला जाए तो नाम में दम होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप ध्यान रखें जब भी आप अपना एक नाम डिसाइड करने वाले हों या डिसाइड कर रहे हों। अब दोस्तों, एक जब भी आप बिजनेस नेम डिसाइड करते हो तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले, ओवर यूज नहीं होने चाहिए कीवर्ड्स की, बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग करती है। दूसरा, इररेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए कि आप बिजनेस किसी चीज का कर रहे हो, कीवर्ड किसी और तरीके के हैं। तीसरा, नेगेटिव इमोशंस नहीं होने चाहिए कि लोगों को उसको सुन के या कुछ नेगेटिव थॉट या फील आए। चौथा है दोस्तों कॉपीराइट नेम, मतलब किसी का नाम मिलता जुलता या कॉपीराइट इशू से बचें, ठीक है, किसी की कॉपी ना करें। पांचवा, ऑफेंसिव ना हो, किसी भावनाओं को, इमोशंस को, किसी धर्म को या किसी भी पर्टिकुलर लोगों की सेंटिमेंट्स को वो ऑफेंड ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। और दोस्तों लास्ट है डिफिकल्ट टू स्पेल, मतलब बोलने में मुश्किल नहीं होना चाहिए वो नाम, और लोग उसको याद ही ना रख पाए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब नीचे यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे 8 अमेजिंग पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जब आप अपने बिजनेस नेम को फाइनल करें तो इन बातों का ध्यान रखें। तो जैसे कि पहला पॉइंट है जो मैं आपको इससे पहले वाले स्लाइड्स में बता चुका हूं कि यू शुड नो द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस नेम, तो वो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो वो ऊपर वाला ये जो फर्स्ट पॉइंट है इससे पहले वाले जो स्लाइड्स हैं उसको रेफर करता है। दूसरा है मेक अ लिस्ट ऑफ, जब भी आप एक नाम डिसाइड कर रहे हो तो एक लिस्ट बना लो कीवर्ड्स की, लिखो रिसर्च करके, ठीक है, नेम्स लिखो, कीवर्ड्स लिखो रिलेटेड टू योर बिजनेस, कुछ और नहीं, जो आपके बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड है। तीसरा है आप उस लिस्ट के अंदर कुछ सिनोनिम्स, कुछ रिलेटेड फ्रेजेस, मिलते जुलते शब्द या उन्हीं के दूसरे मीनिंग वाले शब्द आप वहां पर और उनकी भी एक लिस्ट बनाओ। चौथा है कि जब ये लिस्ट बन जाए तो उन वर्ड्स को, फ्रेजेस को कंबाइन करो, मिक्स करो, मैच करो, और क्या कहते हैं बेस्ट उसके अंदर आप मैचेस ढूंढो, या उसमें से आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे जब आपके पास वो लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी। पांचवा है उस लिस्ट को छोटा करो, उसमें से जो आपको बेस्ट लग रहे हैं, रेलिवेंट लग रहे हैं, और जो मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ये होनी चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स किस नाम से मैच हो रही हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लिस्ट को छोटा करो। सिक्स्थ है कि ये जरूर चेक करना कि नाम जो आपको पसंद आ रहा है या आप रखने की, डिसाइड करने की सोच रहे हो, उसका डोमेन नेम अवेलेबल हो, कंपनी की रजिस्ट्रेशन मतलब कंपनी नेम अवेलेबल हो, उसके लिए आप अपने सीए या रजिस्टर, कंपनी रजिस्टर जो नेम ट्रेडमार्क वगैरह में डील करते हैं उनसे बात कर सकते हो आप। डोमेन नेम आप bluehost.com, godaddy.com किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि नाम अवेलेबल है कि नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जरूर आजकल चेक करना बनता है कि उस नाम से कहीं सोशल मीडिया अकाउंट्स किसी और ने तो बुक नहीं कर रखे, तो आप उसके लिए namechecker.com, हमारी वीडियो भी है namechecker.com के ऊपर, वो वेबसाइट है जिसके अंदर जाके आपको पता लग जाएगा कि इस नाम के डोमेन नेम और सोशल मीडिया अकाउंट्स अवेलेबल हैं या किसी और ने ले रखे हैं। सातवें दोस्तों, टेक सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, फ्रेंड्स एंड बिजनेस पार्टनर्स, तो जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके संग काम करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनसे भी जरूर डिसीजन लो, क्योंकि कई बार लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं जो हम नहीं सोच पाते। 8th पॉइंट है दोस्तों, यू डू ए बी टेस्टिंग ऑल्सो। ए बी टेस्टिंग क्या है कि
आपने मान लो 3 या 4 नाम डिसाइड करे, ठीक है, या दो नाम आपने डिसाइड करे, तो आप उसके बाद अलग अलग लोगों की रिव्यूज ले सकते हो। एक छोटा सा एड क्रिएटिव बना के, और जिसमें आपका ब्रांड नेम ज्यादा विजिबल हो, उसके एड्स चला सकते हो। तो उस पर किस पे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पब्लिक किसको लाइक करिए, कोई पोस्ट बूस्ट कर सकते हो, लोग पोल कर सकते हो, लोगों की राय ले सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये योर वेबसाइट डोमेन नेम, तो जैसे होता है flipkart.com या amazon.com, ठीक है, nykaa.com। अब जो लोगो है कंपनी लोगो, तो कंपनी लोगो भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों की नजर में आए और एज अ ब्रांड, मतलब उसमें उनको वो क्वालिटी, वो सारी चीजें लगें। तो लोगो डिजाइनिंग में करेक्टरिस्टिक्स और नाम वगैरह तो अब आपने डिसाइड कर लिया है। अब लोग डिजाइन करने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, और आपको, तो लोगो मेकर जो एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे canva.com है, logomaker.com है, tailorbrands.com है, ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं और भी साइट्स हैं जहां पर जाकर आप अपने नाम को लेके वहां पर लोगों के आइडियाज ले सकते हो, सैंपल्स देख सकते हो, खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जहाँ से आप खुद भी अपना लोगो और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट प्रमोशन के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में। तो नाउ वी विल फोकस ऑन योर प्रोडक्ट सेलिंग एंड हाउ यू आर गोइंग टू सेल। तो कैसे बेचोगे आप, तो उसके लिए दोस्तों पहले तो ये डिसाइड है, या ये आप लोगों को निश्चित करना पड़ेगा कि आपका खुद का प्रोडक्ट है या आप किसी से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, किसी से प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अपने खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए नॉलेज चाहिए, प्लस रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज हो। बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को बनाओ, और साथ के साथ समय भी चाहिए उसको बनाने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप किसी से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, मतलब आप बना नहीं रहे हो, आप किसी से खरीद रहे हो, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा मार्केट स्टडी के ऊपर, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आप इजीली बेच पाओगे, जिनके अंदर अच्छे मार्जिन हैं, और उसके साथ साथ वो ऐसे कौन से बेस्ट सप्लायर्स हैं आपके एरिया के अंदर जो आपको वो प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के अच्छे प्राइजेस पे आपको प्रोडक्ट्स दे पाएंगे। अब दोस्तों बात आती है प्लेस टू सेल, कहाँ बेचें। तो एज हम सबको पता है दो ही तरीके हैं प्रोडक्ट सेल करने के, या तो आप फिजिकल ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर सेल कर सकते हो, या दूसरा है ऑनलाइन स्टोर्स या वर्चुअल स्टोर्स पे आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ बेनिफिट्स जानेंगे ऑनलाइन स्टोर के, ई कॉमर्स स्टोर के। तो दोस्तों पहला है लेस पेपर वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, और जो एडमिन का जो काम होता है, देख रेख का और बहुत सारी चीजों का, वो काफी ज्यादा कम होता है। दूसरा दोस्तों, बायर कैन एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। अब जो बायर्स हैं जिनको कुछ खरीदना है, वो ऑनलाइन सुबह रात शाम अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली कभी भी कैसे भी खरीद सकते हैं। तीसरा, नो स्पेस लिमिटेशन। इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, कल को आपको अपने प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने हैं तो दोस्तों वहां पर आप कितने भी प्रोडक्ट्स, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स भी, कितने भी प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। क्यों, बट फिजिकली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपके पास एक छोटा स्टोर है तो आपको जगह चाहिए होती है, ठीक है, और उसको बिल्ड करना पड़ता है, तो यहां पर वो समस्या नहीं है। चौथा है दोस्तों, सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ बायर्स। तो यहाँ पर बायर्स का भी फायदा, उनका भी समय और एनर्जी दोनों बच रहा है, ना जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो टाइम भी बच गया, और बहुत ज्यादा इधर उधर अलग अलग शॉप्स के ऊपर दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा है, तो वहां पर उनकी एनर्जी भी बचती है। पांचवा बेनिफिट है दोस्तों कि ये आसान है एक्सप्लोर करने में, मतलब जो लोग प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं वो मल्टीपल जगहों पे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और बहुत ही कम समय के अंदर वो ये सब चीजें कर सकते हैं। छठा है दोस्तों, स्टार्टअप कॉस्ट मच चीपर और स्मॉलर इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू ऑफलाइन स्टोर्स। जो शुरुआत करने की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम है, ठीक है, जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन स्टोर्स की है एज कंपेयर टू ऑफलाइन।
सातवां दोस्तों जो बेनिफिट है, लेस मैन पावर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल जगह नहीं है तो मैन पावर भी उतनी नहीं चाहिए, बहुत ही कम मैन पावर में आपका जो ऑनलाइन स्टोर है शुरू हो सकता है। अब दोस्तों इस पे मैं आपको कुछ ऐसी बात, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो या ऑफलाइन सेलिंग करना चाहते हो, ये देखा जाए कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप दोनों तरीकों से भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि रिसोर्सेज आपको पता है कि आप दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हो, कि आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं। और इनमें भी कुछ बातों का ध्यान है कि जैसे कि पहले अगर आप एक बिगनर हो या स्टार्टअप हो तो आप ये जो आप सीरीज है, ये जो आप देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर शुरू करना है, ठीक है, तो आप किस तरीके से कर रहे हो। तो मगर दोस्तों अगर ऑलरेडी आपका एक ऑफलाइन स्टोर चल रहा है, अब आप एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि पैरेलली आपका एक स्टोर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है कि आपका एक फिजिकल बिजनेस तो सेट है, वहां से आप अर्निंग कर रहे हो, मगर ऑनलाइन भी क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक है, ट्रैफिक है, और वो अपॉर्चुनिटी आप लूज नहीं करना चाहते हो, तो आप एक अपना ऑनलाइन स्टोर भी पैरेलली साइमल्टेनियसली शुरू कर सकते हो। मगर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप उसको लाइटली ले लो, उस पर ध्यान ना दो, वरना आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। तीसरा दोस्तों होता है तरीका कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट करे, उन्होंने पहले अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स ओपन करे थे, वहां पर असीम बहुत ही ज्यादा सफलता पाई थी, बहुत पैसा कमाया था, अब वो उन्होंने अपने ऑफलाइन स्टोर्स भी ओपन कर दिए, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया में दे सकता हूँ, लेंस कार्ट। ये चश्मे और ग्लासेस, इसके अंदर ऑनलाइन पहले थे, आज भी ऑनलाइन डील करते हैं, ठीक है, इनके पास ह्यूज ऑडियंस बेस है, और आज हम देखें तो इनके अपने ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। तो दोस्तों आप ई कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो, बट ई कॉमर्स ऑनलाइन लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज वो इकोनॉमिकल है, तो इसलिए हमने सीरीज बनाई कि लोगों को हेल्प हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आप सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करने हैं आपको, तो भी दो तरीके हैं, एक आप अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, और दूसरा आप मार्केट प्लेस जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू एज ए सेलर रजिस्टर करके भी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर हर बिजनेस को शुरू करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसको कुछ समय के लिए सस्टेन करने के लिए कि वो टिका रहे, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट बैकअप चाहिए होता है। तो किस किस तरीके की कॉस्ट हैं जब आप इस तरीके का ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हो। तो सबसे पहले जो कॉस्ट होती है, एक डोमेन आपको बाय करना होता है, वेब होस्टिंग मतलब आपको सर्वर बाय करना होता है। तीसरा, टेक्निकल सपोर्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट को आपको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को आपको इम्प्रूव करना है। आपके पास फोटोग्राफर्स होने चाहिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोशूट आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है, बिकॉज उसका काफ़ी मेजर रोल होता है आपके सेल के अंदर। कंटेंट राइटर आपके पास होने चाहिए, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी सी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा पाएँ, ब्लॉगिंग कर पाएँ, जिसके थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, बहुत मतलब एज कम्पेयर टू ऑफलाइन तो बहुत कम चाहिए, बट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है, जो आपके वेबसाइट को, आपके जो वर्क है उसको ढंग से मैनेज करे। और एक कस्टमर सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि लोगों की कंप्लेंट्स भी आती हैं, या वो कुछ उनको दिक्कत आ रही होती है बाय करने में, या कोई और समस्या, तो उनको वो हेल्प कर सके। और उसके अलावा दोस्तों आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन आपने शॉप खोल तो ली, स्टोर खोल तो लिया, मगर लोगों को कैसे पता लगेगा आपके प्रोडक्ट्स और आपके बारे में, लोगों तक विजिबिलिटी, ब्रांडिंग कैसे होगी, तो कैसे बाय करेंगे, उसके लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये सारे एक्सपेंसेस हैं, अगर आप ये सारे एक्सपेंसेस बियर कर सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप अपनी वेबसाइट के संग स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आप अगर एक मार्केट प्लेस का चूज करते हो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन या ऐसे और भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी ये सारी इन्वेस्टमेंट बच जाती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप जाएं, एज ए सेलर रजिस्टर करें और अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सकते हैं। तो बाकी तो आपको मार्केट प्लेस और खुद की वेबसाइट को कैसे करना है, सारी जानकारी इस सीरीज में हम आपको देंगे ही। अब दोस्तों प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है,
तो यहां पर हम बात करेंगे बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो होती है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जब हम स्टार्टअप्स और बिगनर्स की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा जो कॉस्टिंग है वो डिपेंड करती है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो किसी मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, या फिर आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो, अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो। तो अगर दोस्तों आप प्रोडक्ट के अलावा कोई सर्विस भी ऑफर कर रहे हो तो उसमें भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है कि अगर आप कौन वो सारी सर्विसेज को हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, क्योंकि जो करेगा उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके टाइम का जो वहां पर लग रहा है। उसके अलावा दोस्तों वो कॉस्ट भी इंक्लूड होती है जो आप सर्विस देने के लिए वहां पर आप लगा रहे हो। चाहे आप खुद ही सर्विस दे रहे हो तो आप ड्राइव करके जाओगे, आप उस लोकेशन पे सर्विस देने जाओगे, तो वहां की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो आपकी खुद की कॉस्ट है, तो सारी प्राइसिंग भी तो कॉस्ट ही है, अगर आप सर्विस भी ऑफर कर रहे हो तब भी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कॉस्टिंग, कि जो कॉस्ट है ई कॉमर्स बिजनेस आप करने जा रहे हो, ऑनलाइन स्टोर करने जा रहे हो, तो कैसे आप एक कॉस्टिंग का आइडिया निकाल सकते हो। तो दोस्तों जब आप ये बिजनेस प्लान क्रिएट करते हो तो वहां पर आप लिस्ट डाउन करो, एक फीचर्स की लिस्ट, और उसमें अपने एक्सपेंसेस लिखने शुरू करो। सबसे पहले जो आपके दिमाग में आते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली जो वो खर्चे हैं, जो आपको लगता है खर्चे होंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक्चुअल और एग्जैक्ट खर्चे तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, बट हर किसी को पता होता है कि अगर मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं तो ये सारे खर्चे हैं और अप्रॉक्स इतना इतना मेरे को उन पे खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑलवेज कीप कॉस्टिंग एंड एक्सपेंसेस ऑन अ हायर साइड। जब भी खर्चे लिखो थोड़े ज्यादा बढ़ा के ही लिखो, ताकि आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बफर आपके पास आइडिया हो कि अच्छा मान लो अगर वहां 5 ही लाख लग रहे हैं और वहां पर आप 6 लाख का लेकर चल रहे हो, तो एक हायर साइड पे एक्सपेंस लेकर चलो, वो आपको हेल्प करता है फ्यूचर में। तो दोस्तों अब यहां पर क्या है कि नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज विद यू एंड दिस विल गिव यू एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो जब आप ये प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली एक आपके पास अमाउंट आ जाएगा, तो आपको लगा, आप एक आइडिया तो लग ही गया भाई इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप अपना जो प्रॉफिट है उसको प्रिडिक्ट करोगे, कैसे पता लगेगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, या हो सकता है। तो हर बिजनेस का अपना एक गोल होता है, ठीक है, कि वो इतनी सेल्स करेगी। तो दोस्तों उसमें क्या है कि आपको डिफरेंट अलग अलग मेथड्स, वेज अपनाने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि इस कोर्स में आपको आगे बताए जाएंगे, ताकि आप अपनी सेल्स को ग्रो कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो आप प्रॉफिट प्रिडिक्ट कैसे करोगे, जैसे आपने कॉस्ट प्रिडिक्ट करी, मैंने आपको सिखाया अभी कि कॉस्ट ऐसे निकालनी है, तो अब आपको यहां पर प्रॉफिट भी प्रिडिक्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चुन लो कि 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में मैं इतने प्रोडक्ट सेल करूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सेल्स के मतलब अब आ गए कि कितने, कि मतलब आप 1000 सेल करोगे, 500 सेल करोगे, ठीक है, ठीक है। तो वो आपको एक नंबर लिखना पड़ेगा और वो डिपेंड करता है मार्केट रिसर्च और प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आपने कुछ पहले कर रखा है तो आपको कुछ आइडिया होगा, चाहे आपने जॉब कर रखी है या मान लो आपने किसी किस्म कोई काम कर रखा है तो आपको शायद कोई आइडिया हो, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे लिख लो, या फिर आपने मार्केट रिसर्च करी है तो उसके बेस पे लिख लो। तो एक नंबर लिख लो कि इतनी नंबर ऑफ सेल्स हमें एक्सपेक्टेड है कि आएंगी। अब दोस्तों यहां पर मल्टीप्लाई द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ सेल्स विद द प्रोडक्ट प्राइस। मान लो हमने प्रिडिक्ट करा जी हम 1000 सेल्स करेंगे, अब आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस है मान लो वो 100 रुपए है, तो 1000 इंटू 100 रुपए जब आप करोगे तो वो इतना एक वैल्यू आएगा, एक अमाउंट आएगा, ठीक है, कि जो आप अपनी सेल से आपकी कंपनी के अंदर रेवेन्यू जिसको कह सकते हो आएगा। तो दोस्तों अब प्रिडिक्ट द रिकरिंग परचेज ट्रेंड एंड ऐड दिस टू द प्रीवियस सम। इसका मतलब है कि जब आप कोई सेल करते हो, ठीक है, और आपका कस्टमर बेस बनता है, तो उसमें एक रिकरिंग ट्रेंड भी होता है कि अगर मान लो इस महीने जो 100 लोगों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, तो अगले महीने इतने
प्रोडक्ट हमारे और खरीदे जा सकते हैं, मतलब 10% जो उनमें से जो कस्टमर्स हैं वो दोबारा हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो एक आइडिया होता है, ठीक है, कि जो प्रीवियस जो आपका कस्टमर बेस बनता जा रहा है उसमें से कितना रिकरिंग इनकम आपको आता रहेगा। तो वो भी एक अप्रॉक्स आप एक लिख लो, एक आइडिया लगा लो 10% 20%, ठीक है, और उसका जो अमाउंट बनता है वो भी आप अपने जो सेल के जो फिगर्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने महीने के अंदर इतनी सेल आ सकती है, ठीक है, तो उसमें उस टोटल अमाउंट को ऐड कर लो। अब होगा क्या, लास्ट में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर द सेम पीरियड। अब जो आपने मान लो 3 महीने की कैलकुलेशन करी या 6 महीने की कैलकुलेशन करी, तो उसमें जो आपने पहले कॉस्ट प्रेडिक्ट करी थी, भाई 3 महीने में मेरा इतना खर्चा होगा, जो आपने लिखा था बनाया था, फिर आपने क्या करा कि आपने एक सेल्स भी कर ली प्रेडिक्ट की इतनी मैं सेल्स कर सकता हूं, ठीक है, तो उस जो टोटल आपका जो खर्चा जो है आपके रेवेन्यू में से आप माइनस करो तो एक आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इतना आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो एक प्रिडिक्शन है, ये 100% करेक्ट नहीं है, ये आप उससे हो सकता है कम अचीव करो, हो सकता है उतना अचीव करो, हो सकता है आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी मार्केटिंग में दम है, तो आप उससे कई गुना ज्यादा भी अचीव कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेशल ऑफर्स की। तो जो रेगुलर प्राइजेस हैं और आप अगर एज अ न्यू आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो, ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं, और अगर आप नॉर्मल प्राइस दे रहे हो, वही जो कहते हैं घिसा पिटा तरीका आजमा रहे हो, तो हो सकता है जो बायर्स हैं, ऑनलाइन यूजर्स अट्रैक्ट ना हो। इसलिए स्पेशल ऑफर्स भी आज की डेट में बिजनेस प्लान का, मार्केटिंग का एक पार्ट है। और स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको तो इनिशियल स्टेज पे स्पेशल ऑफर्स देने ही होने चाहिए, बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पर जो लोग हैं उनको ऑफर्स को देखें, ऑफर्स को देखने के बाद क्लिक करें, एक बार आए वेबसाइट पे, एक्सप्लोर करें, अगर उनको समझ में आता है तो कस्टमर बाय भी करता है। अब इसमें कुछ जैसे तरीके हैं कि आप हर कस्टमर के लिए एक फर्स्ट टाइम ऑफर तो निकाल ही दो, कि जो भी पहली बार आएगा, ठीक है, उसके लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है। तो दोस्तों इससे क्या है, जिन्होंने यूज नहीं करा, ट्राई नहीं करा, कभी भी आपके संग कुछ बाय नहीं करा, वो ट्राई करेंगे, उस ऑफर को देख के आपका एक कस्टमर बेस बनेगा। दूसरा तरीका है न्यूज लेटर डिस्काउंट। तो जो न्यूज लेटर है, ठीक है, वो अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो उसको एक कोड मिलेगा, जिस कोड को यूज करके वो कुछ बाय करता है तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। न्यूज लेटर के थ्रू क्या आपके पास कस्टमर का डाटाबेस आ गया, आपको टाइम टू टाइम उनको आप इंफॉर्मेशन, ठीक है, और अपकमिंग जो सेल्स आने वाली है, इन सब चीजों की आप उनको जानकारी दे सकते हो। तीसरा तरीका है दोस्तों बंडल्स, कि कई बार सिंगल प्रोडक्ट के अंदर ई कॉमर्स में लोगों को कॉस्टिंग नहीं आती, उनकी जो अदर कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिला के बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो कस्टमर को खरीदना महंगा पड़ता है। तो उसके लिए बंडल्स या कॉम्बोज आप लेकर आ सकते हो और उस पर आप डिस्काउंट दे सकते हो, ताकि कस्टमर को भी सस्ता पड़े और आप लोगों को भी नुकसान ना हो। सीजनल ऑफर्स होते हैं, अब टाइम टू टाइम जब स्पेशल हॉलीडेज आती हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तब तो आप अच्छे ऑफर्स निकालो ताकि उस समय आप अपना क्लाइंट बेस या क्लाइंट एक्वायर कर सको। अब दोस्तों प्लान फॉर प्रमोशन। अब क्या है, अभी तक हमने जाना कि हमें क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, कैसे कॉस्टिंग को हम निकालेंगे, हमारा क्या खर्चा होगा, कैसे हम अपना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें कि इतना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो अब दोस्तों हमें जानना है प्रमोशनल एक्टिविटीज के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज उन्हीं के थ्रू आप अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। बिकॉज मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव है, एज ए बिगनर आप आओगे और आप अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करोगे तो कोई नहीं जानेगा और उसमें आप सेल नहीं लेकर आ पाओगे। तो इसलिए प्रमोशनल एक्टिविटीज की प्लानिंग और उसकी कॉस्टिंग में आपको एडवांस में करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है चैनल्स फॉर प्रमोशन, कि कहाँ कहाँ आप कैसे प्रमोशन करोगे। तो पहली बात है आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। दूसरा है कि प्रॉपर एसईओ होना चाहिए उसका, ऑन पेज या ऑफ पेज। सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, अच्छे से सोशल मीडिया मैनेज होना चाहिए ताकि लोग भी वहां से आपके साथ कनेक्ट हों। पेड एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो, सर्च इंजन मार्केटिंग लाइक गूगल, यूट्यूब, और उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, इस पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपकी इंडस्ट्री में टॉप में हैं, उनके संग टाई अप करके आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हो।
दूसरा, एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपने प्रोडक्ट्स को एफिलिएट्स के थ्रू भी सेल करा सकते हो। और ये सारी चीजें सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल में मार्केटिंग फंडास में आपको एसईओ सीखना है, सोशल मीडिया सीखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, सर्च इंजन मार्केटिंग सीखनी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, कुछ भी सीखना है जो कि आपके इस ई कॉमर्स के बिजनेस में आपको हेल्प करेगा, तो सारा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल कई सौ घंटों के कंटेंट के संग लेटेस्ट क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल में है। तो वहां से आप प्रैक्टिकली सीख भी सकते हो, प्रमोट भी कर सकते हो, या अपनी टीम को सिखा सकते हो और खूब अपने स्टोर को ग्रो कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो जैसे कि आप स्पेशल ऑफर्स लाइए, आप डिस्काउंट्स ला सकते हो, ठीक है, लोगों को डिस्काउंट्स दीजिए, लॉयल्टी क्लब बनाइए, ठीक है, जिसमें बोनस वगैरह लोगों के ऐड हों, ठीक है, लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। कॉन्टेस्ट लेकर आइए ताकि लोग पार्टिसिपेट करें, गिव अवेज दीजिए ताकि लोग एंगेज हों, कनेक्ट हों आपके ब्रांड के संग, कोलैबोरेट कीजिए अदर ब्रांड्स के संग ताकि आप और वो दोनों ब्रांड मिलके कुछ अच्छा बेहतरीन ऑफर पब्लिक के लिए लेकर आ पाए, उनको भी बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो। फिर बेनिफिट्स क्या हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज के? पहला, ब्रांड विजिबिलिटी अवेयरनेस होगी, क्योंकि जब तक लोग आपके बारे में जानते ही नहीं, आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जानते ही नहीं, तो आपसे क्या खरीदेंगे। दूसरा है ऑडियंस एंगेजमेंट। तो जो ऑडियंस एंगेजमेंट है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे लोग एंगेज होंगे आपके ब्रांड के संग, टाइम स्पेंड करेंगे आपके संग। फिर है दोस्तों इंक्रीज सीटीए, क्लिक थ्रू रेट। अगर वो आप एक्टिविटी कर रहे हो तभी तो लोग क्लिक करेंगे, आएंगे आपकी वेबसाइट पर और एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा कस्टमर एक्विजिशन होता है, मतलब कस्टमर बाय करता है तो कस्टमर आपने बनाया, एक नया कस्टमर बनाया, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन। और सेल्स इंक्रीज होती है, कस्टमर आएगा तो सेल तो इंक्रीज होगी ही होगी। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज के। अब दोस्तों कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप प्रमोशन एक्टिविटीज की प्लानिंग करो। तो पहला तो है दोस्तों कि किस तरीके की एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस एक्टिविटी का, ऐसे नहीं कि कोई भी एक्टिविटी कर दी। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, या कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आपका ऑनलाइन ऑडियंस है, उनको कोई रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग करना है, या कुछ और। तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव आपका डिसाइड होना चाहिए। तो दोस्तों डेज एंड टाइम फॉर प्रमोशन, तो आपका जो समय है कि मैं किन दिनों में किस टाइम पे प्रमोशन करूंगा, पहले से डिसाइड कर लो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने पहले प्लानिंग नहीं करी, उसके लिए तैयारी नहीं करी, क्रिएटिव्स और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं उसके लिए। अगर आपने नहीं करा, एंड टाइम पे करा, तो हो सकता है आप पैसा तो लगाओ मगर जो आपको उससे बेनिफिट मिलना था वो बिल्कुल भी ना मिले। अब दोस्तों अगला है टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लेमर फॉर पार्टिसिपेशन। तो टर्म एंड कंडीशंस आपके बहुत क्लियर होनी चाहिए जो आप लोगों को बताएं, ठीक है। और अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई डिस्क्लेमर जारी करें ताकि लोगों को क्लैरिटी हो, ठीक है। लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगे कि आपके ब्रांड ने उनके संग मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी या कुछ गलत बोला, इससे क्या गुडविल खराब होती है। तो हमेशा अपने टर्म एंड कंडीशंस डिस्क्लेमर्स हमेशा पहले क्लियर रखो ताकि ये आपके ऑडियंस के संग एक हेल्दी रिलेशनशिप आपका मेंटेन करे। अगला है दोस्तों बजट फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो प्रमोशन एक्टिविटीज करोगे तो पैसा तो लगेगा, तो हर बजट को, हर एक्टिविटी को बजट चाहिए, तो उसको पहले से ही बजट की प्लानिंग करो ताकि आप बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपके बिजनेस हैम्पर ना हो। अब दोस्तों डिटरमाइनिंग गोल्स, ठीक है। अब एक ई कॉमर्स बिजनेस में, ठीक है, एक ऑनलाइन जो गोल्स होते हैं वो जरूर आप पहले डिफाइन करो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब सिर्फ ऑनलाइन सेल्स की मेरी इतनी सेल्स हो और वो आपने गोल बना लिया है तो वही सिर्फ एनफ नहीं होता है, वही नहीं सिर्फ है कि अब मैंने इतना बेचना है तो वही आपका गोल हो गया, नहीं। आपको और भी कई मल्टीपल गोल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप अपना मेन गोल अचीव कर पाओ, ठीक है। और आपके जितने भी आप गोल्स बनाओगे वो रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और क्वांटिटीफाइड, मतलब एक नंबर होना चाहिए कि आप बताओ अच्छा मैं इतने अचीव करूंगा, एक नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि आप कहते हो कि मैं 500 प्रोडक्ट्स बेचूंगा अपने पहले महीने में जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, फिर मैं इस नंबर को इंक्रीज करूंगा, सेल्स को इंक्रीज करूंगा 10% के हिसाब से हर महीने। मतलब पहले महीने 500 बेचे, अगले महीने 550 बेचूंगा, फिर उसके महीने 550 में फिर 10% बढ़ाऊंगा, ऐसे करके आप अपने गोल्स निर्धारित करो।
फिर मेरे को 50 रिकरिंग कस्टमर्स चाहिए। अगर मान लो 500 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा तो रिकरिंग का मतलब अगर प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है और आप अच्छे से रीमार्केटिंग कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो उन्हीं में से ही 50-100 नए कस्टमर्स आ जाते हैं, या वो दोबारा नए कस्टमर्स नहीं, मतलब वही लोग दोबारा खरीदते हैं। ठीक है, रिकरिंग कस्टमर्स। तो वही कस्टमर जो आप एक्वायर करके लाए, अगर वही आपको दोबारा बिजनेस दे रहा है तो वो कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज वहां पर आपका मार्केटिंग एक्सपेंस बच जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वर्क विद एफिलिएट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स। तो आप एफिलिएट्स के संग काम कर सकते हो ताकि आप नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाओ। तो एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कैसे करोगे, उसका भी हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा कोर्स है, वहां से आप सीख सकते हो, बहुत डिटेल्ड कोर्स है। तो दोस्तों इफ यू क्रिएट गोल्स, ठीक है, तो आपको उन गोल्स के अकॉर्डिंगली प्लान ऑफ एक्शंस भी बनाने पड़ेंगे, और वो आप सोशल मीडिया प्रमोशंस के थ्रू, सर्च इंजन एड्स के थ्रू, गिव अवेज, कोलैबोरेशंस विद इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ये सब एक्टिविटीज कर सकते हो जो भी आपके बजट में आए, जो आपके बिजनेस के लिए फिजिबल हो। बिकॉज हम आपको कई चीज बता रहे हैं, बट आप जब मेहनत करोगे, होमवर्क करोगे, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानते हो, तो आपको जो बेस्ट रास्ता मिले अपने अकॉर्डिंगली उसको आप चूज कर सकते हो। और दोस्तों बेनिफिट क्या है ये बिजनेस प्लान क्रिएट, अब जो आपने सीखा या सीख रहे हो और इसको जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो इसके फायदे क्या हैं, कि आपको एक रोड मैप मिल जाता है, एक प्लान ऑफ एक्शन मिल जाता है लिखित के अंदर, ठीक है, ताकि आप उसके थ्रू अपने गोल्स टारगेट्स को अचीव करो और उसके अकॉर्डिंगली ही आप वर्क करो। ठीक है, आप क्या, पहला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो एक बिजनेस प्लान हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर से काम करने में। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज योर टाइम मोर एफिशिएंटली। अगर कोई चीजें पहले से निर्धारित है कि यही करना है, तो आप अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करोगे, चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एफिशिएंटली खत्म करोगे। थर्ड है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दोस्तों कि हर बिजनेसमैन के पास, कंपनी के पास लिमिटेड एसेट्स होते हैं, तो आपको उनकी भी प्लानिंग करनी है कि आपको अपने जो एसेट्स हैं जो आपके पास है उनको सही तरीके से यूज करना है, ताकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाओ, ना कि आपको लॉस हो जाए। चौथा है होलिस्टिक अप्रोच। अब दोस्तों अगर एक बिजनेस प्लान है तो उसमें हर एस्पेक्ट आपने लिखा है, हर चीज उसके अंदर आपने रिटर्न में डाली है, तो क्या है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप होलिस्टिक ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि सारी चीजें अगर आप सही ढंग से मैनेज करोगे, सारी चीजों पे प्रॉपर ध्यान दोगे, तो आपको एक होलिस्टिक ग्रोथ मिलेगी जो ओवरऑल आपके बिजनेस को, आपकी सेल्स को, आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, आपके रिकरिंग बिजनेस को, हर तरीके से आपको ग्रोथ मिलेगी। ना कि सिर्फ सेल्स अचीव करना ही ग्रोथ नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखें कि फ्लेक्सिबल रहना है, आपको नए चेंजेस करने, बिकॉज बिजनेस करोगे तो इस प्लान के अंदर कुछ आपके फ्लॉज निकलेंगे, उनको आपको सही करना है, ठीक है, अपनी चीजों में बदलाव करना है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको टाइम टू टाइम देखना है, फॉलो करना है, अपने आप को भी क्या आपको चेंज करना है उसके अकॉर्डिंगली। नई नई लर्निंग जितनी भी सीखोगे उनको इस जर्नी के दौरान आपको अप्लाई करना है, अपने एक बिजनेस प्लान का सही एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है, और टाइम टू टाइम जो भी आप काम कर रहे हो उसकी मॉनिटरिंग, की क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या खराबी है, क्या दिक्कत है, क्या लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फर्दर एक्शंस लेने हैं टू इम्प्रूव थिंग्स। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं बट उसको मॉनिटर नहीं करोगे और लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंगली चेंजेस या बेहतर नहीं करोगे, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं हो सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये नॉलेज आपको फायदा देगी, और सिर्फ जो बातें बता रहा हूं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, वो आप ही कर सकते हो, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, तुरंत उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो और उसके रिजल्ट्स देखना दोस्तों, कि आप फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर आप पहुंचोगे। और अगर आपने मेहनत करी, आपने अपना दिमाग लगाया, और स्किल्स हमारे चैनल में इतने सारे हमने दे रखे हैं सीखने को फ्री में, उनको यूज करा, तो आप भी ऑनलाइन सेल अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और हजारों लोग सीखते हैं, और कितने लोगों के हमारे पास फोन मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, कई लोगों ने 1-1.5 साल पहले सीखा था, आज उनका 1-1 करोड़ का टर्नओवर है, ऐसी भी हिस्ट्रीज हैं। तो दोस्तों आप भी कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई सवाल है या कोई कोर्स आप सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उनके ऊपर भी हम फ्यूचर में वीडियोस लाएं।
और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोचिंग लेना चाहते हो हमसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या फिर आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। दोस्तों सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो करें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।